तो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द क्लास 12 अकाउंट्स बैच। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है और उसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो उसके अभाव में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। चलो फटाफट आज की तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीमेंट की। तो जैसा कि आपने फीचर्स में पढ़ रखा होगा कि एग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं। एग्रीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? समझौता। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? समझौता। तो समझौता जो होगा यानी समझौता के बेस पर ही पार्टनरशिप टिका हुआ रहता है। ठीक है, एग्रीमेंट के बेस पे ही पार्टनरशिप बनता है। तो समझौता दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो ओरल एग्रीमेंट, जिसको मौखिक बोला जाता है, यानी आपस में बातचीत करके तय कर लिए कि पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलाना है। और दूसरा होता है रिटेन एग्रीमेंट, यानी लिखित में पेन कॉपी पे एक रजिस्टर में क्लियरली एक एग्रीमेंट बना लिए, ठीक है, लिख के कि बिजनेस के क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। उस एग्रीमेंट को बोला जाता है रिटेन एग्रीमेंट। और रिटेन एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। चलो, अब यहां पे क्या है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि रिटेन एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर रिटेन एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनेगा। आप ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर सकते हो, बट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब क्या होगा कि ओरल एग्रीमेंट से क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि कोई पार्टनर मान के चलो कुछ बोला, बाद में बोला कि हमने बोला ही नहीं। क्या होता है, वो एविडेंस के रूप में काम नहीं करता है। इसीलिए बेटर टू हैव रिटेन रिटेन एग्रीमेंट होना सही रहता है। ठीक है। तो रिटेन क्लियर हो गया कि अगर बोला जाए पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो वो एक रिटेन एग्रीमेंट। ठीक है। चल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें वो सारी बातें लिखी होती है। कंटेन मतलब लिखा होना। कंटेन मतलब लिखा होना, यानी पार्टनरशिप डेट एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, उसमें सारी बातें लिखी होती है एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर रिलेटेड टू द राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर। यानी पार्टनर्स के क्या राइट होंगे, पार्टनर्स के क्या ड्यूटी होंगे, ये सारी बातें जो है एग्रीमेंट के तौर पे रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। आप ऑलरेडी राइट एंड ड्यूटी पढ़ लिए हैं, पार्टनर्स के क्या क्या राइट हो सकते हैं, क्या क्या ड्यूटी हो सकती है। बट वही सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेंट होता है? तो वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए होने चाहिए। एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी बातें की जरूरत होती है, जितने भी रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, वो पार्टनरशिप डीड में होनी चाहिए। ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप को एक लीगल डॉक्यूमेंट क्यों बोला गया है सर लीगल डॉक्यूमेंट? अगर ऐसा होता है, कभी वाद विवाद होता है, तो पार्टनरशिप को कोर्ट में एविडेंस के रूप में रखा जाता है कि सर देखो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है और ये पार्टनर इस बात को फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए पार्टनरशिप लीगल डॉक्यूमेंट। और ये पार्टनरशिप डीड लीगल डॉक्यूमेंट तभी होगा जब ये सभी पार्टनर के द्वारा साइन होगा। यानी आपको पार्टनरशिप डीड को साइन कराने की जरूरत होती है सभी पार्टनर के। पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनर्स भी बोला गया। पार्टनरशिप डीड देन आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स मतलब क्या होता है? आर्टिकल्स मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटेन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटेन एग्रीमेंट है जिसमें कि बिजनेस के सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं, सारे पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज लिखे हुए होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे लीगल डॉक्यूमेंट बोला जाता है क्योंकि ये सभी पार्टनर के द्वारा साइंड होते हैं। ठीक है। ये एविडेंस के रूप में भी कोर्ट में प्रूव किया जा सकता है, एविडेंस भी हो सकता है फॉर द कोर्ट, द कोर्ट। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है। मैंने क्या बोला? पार्टनरशिप डीड एक रिटेन एग्रीमेंट होता है जिसमें वो सारे टर्म एंड कंडीशन लिखे हुए होते हैं, सारे
टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट लिखे हुए थे, सारे पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटीज लिखे हुए होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं। ठीक है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सभी पार्टनर के द्वारा साइन होता है। इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एक पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या सब कंटेंट होना, कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या सब बातें लिखी होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, उसमें बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीजें की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए। अब बताओ, एक बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि सर उस बिजनेस का नाम क्या है, उस बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पे वो बिजनेस चलाया जाएगा, यानी एड्रेस, नाम और पता, पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहला कंटेंट क्या होना चाहिए अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आप लोग क्या तय करोगे आपस में कि सर बिजनेस का नाम, ठीक है, बिजनेस कहाँ पे शुरू करेंगे, कहाँ पे हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस चलेगा। तो सबसे पहला कंटेंट जो होता है पार्टनरशिप डीड का, यानी साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड को हिंदी में क्या बोला जाता है, साझेदारी संलेख, साझेदारी। ठीक है, आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हिंदी में कोई भी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कभी कभी बता देता हूँ जिससे कि आप क्लैरिटी रहे। ठीक है, चलो सबसे पहली बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होनी चाहिए। सबसे पहला बात होना चाहिए कि हम कौन, बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम, और कहाँ पे बिजनेस चलाएंगे उसका पता। ठीक है, दूसरा बात क्या होगा, पार्टनर आपस में डिसाइड करेगा कि भाई आप बिजनेस किस चीज का करना है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, बिजनेस किस चीज का करना है, बिजनेस किस चीज का बिजनेस करना है। ठीक है, आप कैसा बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, इस चीज का बिजनेस करना है। आपको लगता है कि सर हम लोग कपड़े की बिजनेस करते हैं, वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखना होगा। आप सोचते हो चलो हम प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या ठीक है हम होटल का बिजनेस साथ में करते हैं, या साथ में मिलके स्कूल खोलते हैं, तो आपका जो मेन धंधा है वो क्या होगा, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ। आपको वो चीज पार्टनरशिप में लिखनी पड़ेगी कि हम कौन सा धंधा करने जा रहे हैं। सर क्यों लिखने की जरूरत है, अगर आपस में तय नहीं किए, ठीक है, तो कोई पार्टनर बोलेगा चलो कपड़ा का धंधा कर लेते हैं, कोई बोलता है होटल खोल लेते हैं, कोई बोलता है स्कूल खोल लेते हैं। आपस में सहमति हो जाए कि हमको किस चीज का धंधा करना है, तभी तो हम आगे पार्टनरशिप बिजनेस चला। तो तीन बातें तो बहुत क्लियर है, बिजनेस का नाम, बिजनेस का पता, और किस चीज का धंधा। ठीक है, अब सर आगे, आगे हम जो पार्टनर्स मिलके धंधा करेंगे उसके बारे में भी तो लिखना पड़ेगा, कौन कौन सा पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा, यानी पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, कि कौन पार्टनर कहाँ रहता है। आप किसी एरे गैरे को तो अपने पार्टनरशिप बिजनेस में तो नहीं रखोगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन पार्टनर कहाँ रहता है। ठीक है, और तीसरा बात, कौन पार्टनर क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, पहले क्या करता था। तो पार्टनर्स के बारे में सारी जानकारी, आप बोल सकते हो पार्टनर्स की सारी जानकारी, नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, पार्टनर का नाम, पार्टनर कहाँ रहता है, और वो किस धंधे में पहले था, वो कितना पढ़ा लिखा था, ये सब बातें ऑक्यूपेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे। ठीक है सर, इतना तो क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप बिजनेस का नाम, पार्टनरशिप बिजनेस का पता, और कौन सा धंधा करेंगे यानी नेचर ऑफ बिजनेस, और फिर सभी पार्टनर का नाम, सभी पार्टनर का पता और ऑक्यूपेशन रखेंगे। आगे क्या लिखेंगे, आगे बताओ, बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो कौन पार्टनर, पार्टनर्स तो पैसा लाएगा, कौन पार्टनर कितना कितना पैसा लाएगा वो भी तो आपको लिखना पड़ेगा। कैपिटल के बाद आगे बात आती है कैपिटल, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय इट, यानी कौन पार्टनर कितना पैसा लगाएगा, लिख सकते हो कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना पैसा लाएगा, यानी हम पार्टनर के बारे में बोल रहे हैं, कौन सा पार्टनर कितना पैसा लाएगा, वो कैपिटल के अंदर लिखी होनी चाहिए। सर ये भी तय हो गया कि कौन पार्टनर कितना पैसा लाएगा, उसके बाद आगे बिजनेस को चलाने के लिए क्या जरूरत है, ये भी तो अभी तय कर लो कि कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा, कितना पैसा लाया वो बात कर लिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी तो डिसाइड कर लो,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करोगे, लॉस का बंटवारा कैसे करोगे, वो भी चीज पार्टनरशिप की डीड के अंदर लिखी होनी चाहिए। उसके बाद आती है कि सर जो कैपिटल लगाया है उसको कुछ ब्याज इंटरेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो सर हमारे पार्टनर से बिजनेस में पार्टनर्स ने पैसा लगाया है, अगर वो नहीं लगाता, किसी बैंक को लोन देता, किसी दूसरे को लोन देता, तो उस पे भी तो उसको इंटरेस्ट मिलती, राइट। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये भी तय होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इंटरेस्ट। तो कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि सर उस पैसे में से उस पैसे को पार्टनर बिजनेस में से निकाल के अपने घर लेके जाएगा। मान के चलो हमने 10 लाख रुपया बिजनेस में लगा रखा है, ठीक है, बाद में हमें 1-2 लाख रुपया की जरूरत पड़ी तो उस पैसा को हम निकालेंगे, जिसको ड्रॉविंग बोला जाता है कि जब भी आप बिजनेस में से पैसा निकालोगे उसको ड्रॉविंग बोलते हैं। तो जब हम पूंजी पर ब्याज हम लेंगे एज ए पार्टनर, तो अगर हम बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं तो हमको देना पड़ेगा, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो इन सब बातों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर होना, ठीक है। अगर कोई पार्टनर मान के चलो कर्ज देता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उस पे उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे, यानी अगर मान के चलो हमारे बिजनेस में पैसे की जरूरत हुई, ठीक है, अब पार्टनर ने कैपिटल तो लगा रखा है, अब बिजनेस में पैसे की जरूरत है, तो किसी पार्टनर के पास पैसा पड़ा हुआ है तो वो बोलेगा मेरा ही पैसा बिजनेस में लगा लो, क्योंकि अगर लोन लेने जाओगे तो मान के चलो 10-12% इंटरेस्ट लगा, मेरा पैसा मुझे वही 10-12% मुझे दे देना। तो पार्टनर्स जब कभी लोन देता है बिजनेस को तो उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, वो तय होना चाहिए कि किस रेट पे दोगे। सर अगर तय नहीं हुआ तो आगे चल के पढ़ोगे कि अगर पार्टनर कभी लोन देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा रहेगा, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है 6% के दर से पार्टनर को ब्याज देना। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम 6% की दर से लोन पर तो देंगे ही, इसीलिए पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखा होना चाहिए कि किस रेट पे आप इंटरेस्ट ऑन लोन पर ब्याज भरोगे, ठीक है। तो ये तीन बातें, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे क्या रेट रहनी चाहिए ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं कोई पार्टनर ज्यादा काम करेगा, मान के चलो ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर केवल पैसा लगा के छोड़ दिया, ठीक है, और एक है कि पूरे दिन वो बिजनेस को वही चला रहा है, उसको कुछ सैलरी तो मिलनी चाहिए। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो धंधा लेके आता है, जो नया नया कस्टमर लाता है, तो उसको कमीशन मिलना चाहिए, तो सैलरी कमीशन जो पार्टनर को देंगे वो क्लियरली लिखा होना चाहिए, अगर नहीं लिखा होगा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलेगा, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कभी कभी बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, तो आगे चल के आप पढ़ोगे कि कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो ये सब बातें लिखा होनी चाहिए कि गुडविल का वैल्यू कैसे करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड यानी क्या, आपका अकाउंटिंग पीरियड पूरे साल भर का होना चाहिए। जनरली दो अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होते हैं, एक तो अप्रैल में शुरू होता है और मार्च 31 को खत्म होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, मार्च 31 को खत्म होता है, ध्यान से सुनना। और एक होता है कि 1 जनवरी को शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो जनरली ये दो अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, आपको क्लियरली बताना होगा कि आप कौन सी अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी पार्टनर्स के राइट एंड ड्यूटी हैं वो लिखने होने चाहिए। अगर पार्टनर्स के बीच में कभी झगड़ा होता है तो उसको कैसे सेटलमेंट करना है, क्या कोर्ट के पास जाना है या किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाना है, तो वो भी क्लियरली होना चाहिए। प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, आपस के झगड़े को कैसे सेटल करोगे, ठीक है। अब मान के चलो कभी फर्म को बंद करना हो जाए, कभी फर्म को बंद करना हो जाए तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेस फॉर बंद करने को बोला जाता है डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या प्रोसेस होगा वो भी लिखा होना। तो आपने क्या देखा कि कंटेंट में बहुत सारी बातें लिखी होती है, एक बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए। तो क्या सर ये सारी की सारी बातें याद करनी होगी, बिल्कुल नहीं। आप जरा शांति दिमाग से बैठ के सोचना, एक अगर हम पार्टनरशिप मान के चलो, आप सोचना कि हम 2-4 दोस्त मिलकर पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या सब बातें लिखी होनी चाहिए, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या सब बातें लिखी, आपको ऑलमोस्ट 80% आपको खुद ही पता चल जाए। बिजनेस का नाम, बिजनेस का पता, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का पता, कौन सा धंधा कर रहे हैं जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस, कौन कितना पूंजी लाएगा, कौन कैसे प्रॉफिट को बांटेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर क्या रेट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर क्या रेट होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किस पार्टनर को कितना सैलरी कमीशन देंगे। आप देखो 1 से लेके 9 तक जो है, 1 से लेके 9 तक तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, 1 से लेके 9 तक, क्योंकि कभी कभी आपको 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट।
बाकी आपको याद रहे तो रखना, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी भी वैसे ही आपको बहुत आसान है, कौन सी अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करोगे, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करोगे, पार्टनर्स के क्या राइट एंड ड्यूटी होनी चाहिए, कैसे झगड़े को सेटलमेंट करोगे, फॉर्म बंद होगा तो उसका क्या प्रोसेस है, तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। आपको कहीं भी दिक्कत कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि वो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। चलो, अब सर एक बात और कि सर अगर मान के चलो हमने पार्टनरशिप डीड तो बना लिया, पार्टनरशिप डीड हमने बना लिया, बाद में अगर कुछ चेंज करना पड़े, मान के चलो हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% की दर से देंगे, और बाद में फिर आपस में डिसाइड किए कि जब सभी पार्टनर ले रहा है तो 12% इसको कम कर देते हैं, 10% कर देते हैं, या किसी पार्टनर को सैलरी हमने कम रखा था उसको बढ़ाना था तो पार्टनर्स की सैलरी बढ़ाते, तो कैसे होगा, तो ये होगा तभी हम पार्टनरशिप डीड को बदल सकते हैं जब सभी पार्टनर की सहमति, यानी सभी पार्टनर, अगर ऑल द पार्टनर एग्री करता है, इफ ऑल द पार्टनर एग्रीड द पार्टनर में चेंज द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए, कुछ भी आपको चेंज करना है तो आपको पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी, सभी पार्टनरशिप। मान के चलो 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर एग्री होना चाहिए कि हम पार्टनरशिप डीड को बदलेंगे, तभी आप बदल, नहीं तो आप बदल नहीं। क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या सब बातें लिखी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखा गया है, या कुछ बातें मान के चलो पार्टनरशिप डीड में रह गई है, यानी छूट गया है, यानी ये क्लियर नहीं है, पार्टनरशिप डीड वहां पे साइलेंट है, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 का प्रोविजन अप्लाई करेगा। यानी अगर पार्टनरशिप डीड किसी भी टर्म्स के में वो साइलेंट हो गया है, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविजन काम करेगा। तो क्या बोला गया है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की प्रोविजन वहां पे अप्लाई करेगी, ठीक है। यानी पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एंड देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर। अब किसी भी मैटर में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, और आपस में पार्टनर्स के झगड़े हैं उस मैटर पे, तो फिर कौन सा रूल्स अप्लाई करेगा, तो वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1992 का रूल अप्लाई करेगा। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात जो प्रोविजन अप्लाई, अगर ये क्लियर नहीं हो कि पार्टनर को सैलरी एंड कमीशन कितना दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, रेम्युनरेशन टू पार्टनर, यानी पार्टनर्स को कुछ भी दे रहे हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में दे रहे हैं, चाहे कमीशन के रूप में दे रहे हैं, चाहे फीस के रूप में दे रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, अब जरा सोचो कि शुरुआत में जब हमने पार्टनरशिप की धंधा शुरू किए थे, वहां पे हम पार्टनरशिप में ये बात ही नहीं तय किए कि किस पार्टनर को कितना सैलरी मिलना चाहिए, तो बताओ किसी पार्टनर को हमको कुछ देने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं सर। अगर हम पहले से तय कर लेते कि इस पार्टनर को इतना रुपया देंगे तभी तो हम देंगे, नहीं तो फिर पार्टनरशिप डीड में ये बात लिख लो। अगर मान के चलो आपने डिसाइड किया कि ये पार्टनर अच्छा काम कर रहा है, इसको सैलरी मिलना चाहिए, तो सभी पार्टनर आपस में सहमति बना लो और पार्टनरशिप डीड को चेंज कर दो और उसको सैलरी देना शुरू कर दो। बट अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में आप सैलरी और कमीशन नहीं दे सकते हैं। सैलरी एंड कमीशन नॉट पेड टू एनी पार्टनर। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ नहीं है, और प्रोविजन जो बोलता है पार्टनरशिप एक्ट 19 का कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम सैलरी कमीशन नहीं देंगे, ठीक है। चलो, अब दूसरा बात करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बंटवारा करोगे अगर पार्टनरशिप डीड में हम आपस में तय नहीं किए। अब जरा सोचो, 4 पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना, 4 पार्टनर मिलके ABCD मिलके पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते हैं। इन लोगों ने कैपिटल लगाया, मान के चलो A ने 1 लाख लगा दिया, B ने 2 लाख लगा दिया, C 3 लाख लगाया, D 4 लाख लगा, ठीक है। अब यहां पे जब पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बांटना चाहिए, उस केस में ये लोग आपस में बोल रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल रहे हैं, ABCD बोल रहा है कि चूंकि डी बोल रहा है हम ज्यादा पैसा लगाए तो हमको 4 अनुपात यानी 3 2 1, यानी जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलना चाहिए, उतना ही प्रॉफिट मिलना। तो ये बात तो आप लोग को पहले तय कर लेनी चाहिए कि कैपिटल के रेशियो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे। पर जब आपने ये तय नहीं किया, जब आपने ये बात तय नहीं किया, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि सबको बराबर बराबर देंगे, यानी 1 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 1,
इस जो अगर जो भी प्रॉफिट होगा सबको बराबर बराबर बांट देंगे। इसीलिए अगर आप लोग को लगता है कि किसी को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, किसी को कम मिलना चाहिए, तो सब लोग मिलके पार्टनरशिप डीड में ये बात लिख दो, पार्टनरशिप डीड अपना चेंज कर लो। क्लियर हो गया? तो दो बातें क्लियर है कि सैलरी एंड कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगा और प्रॉफिट का बंटवारा सब लोग बराबर बराबर करेंगे अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सर अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर को सैलरी 2000 मिलेगा पर मंथ, बात तो वही खत्म हो जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो फिर ये प्रोविजन तो अप्लाई ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो तब अप्लाई करेगा जब पार्टनरशिप डीड में वो बातें नहीं लिखी हो। अगर लिखी है तो पार्टनरशिप डीड हमेशा प्रिवेल करेगा, जो बात पार्टनरशिप डीड में लिखी है वो बात ही होगा, यानी वहां पे प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं करेगा। ये तब अप्लाई करेगा जब पार्टनरशिप डीड में साइलेंट हो, यानी पार्टनरशिप डीड में ये बातें ना लिखी गई हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सर पूंजी पर ब्याज। अब भाई साहब अगर तुमको पूंजी पर ब्याज मान के चलो लेना था तो सभी पार्टनर तय कर लेते कि इतना परसेंट लेंगे, 7% लेंगे, 8%। अब जब तुमने ये बात लिखा नहीं तो तुम लोग को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नॉट पेड टू एनी पार्टनर, यानी हम पूंजी पर ब्याज किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप। तो सर अगर पूंजी पर ब्याज नहीं दे रहे हैं तो फिर ड्रॉविंग्स पर भी ब्याज नहीं लेंगे, क्योंकि वो भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम किसी भी पार्टनर से ड्रॉविंग पर भी ब्याज नहीं चार्ज करेंगे। ये क्लियर हो गया, ना पूंजी पर ब्याज देंगे, ना आरएन पर ड्रॉविंग्स पर ब्याज लेंगे, सैलरी कमीशन किसी को नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटा। अब बात आता है कि सर अगर किसी पार्टनर ने लोन दे दिया है, एडवांस दे दिया है, देखो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट, देखो किसी पार्टनर ने लोन के रूप में दिया है उसको तो ब्याज मिलना चाहिए। अगर तुमने नहीं लिख रखा है तो मार्केट में मान के चलते, इंडिया में तो महंगाई का दर 6% है, इन्फ्लेशन का रेट 6% है, तो कम से कम अगर कोई पार्टनर लोन या एडवांस के रूप में फर्म को देता है तो उसको 6% पर एनम के दर से ब्याज मिलना चाहिए। इंटरेस्ट और लोन एक ही बात है जो आपको याद रखना है, बाकी सब तो आप दिमाग लगा कुछ समझ में आ जाएगा कि सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग पे कोई रेट नहीं है, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे। अगर कोई पार्टनर लोन या एडवांस देता है तो उसको 6% के दर से ब्याज दिया जाएगा। सर अगर पार्टनरशिप डीड में हम 12% लिख दे, तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिख दिए 12% तो फिर ये अप्लाई नहीं करेगा। ये सब बातें तो तब अप्लाई करेगा जब आपका पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो अगर लिखा रहेगा तो जो पार्टनरशिप डीड बोलेगा हम उसको फॉलो करेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब हम इसको फॉलो करेंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस के रिस्पेक्ट में पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो वहां पे 6% पर एनम से पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे लोन और एडवांस के ऊपर। क्लियर हो गया? ये जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, पार्टनरशिप डीड के अभाव में क्या क्या प्रोविजन अप्लाई करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आगे भी है छोटी छोटी बातें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर क्या क्या प्रोविजन अप्लाई करेगा। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मान के चलो कुछ भी नहीं लिखा है पार्टनरशिप डीड में, अगर किसी पार्टनर को लाना चाहते हो तो सभी पार्टनर की सहमति होनी जरूरी है। तो नॉर्मल सी बात है, आप चाहोगे कि मान के चलो डी चाहता है, एबीसीडी पार्टनर डी चाहता है कि हम अपनी वाइफ को बुला ले, मेरे बिहाफ में वाइफ काम करेगी, उसको पार्टनर बना देते हैं, उसके लिए सभी पार्टनर की सहमति होना जरूरी है। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ ए माइनर, हम किसी माइनर, आपको पता होगा जिसका एज लेस देन 18 ईयर है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को माइनर बोला जाता है, क्या उसको पार्टनर बना सकते हैं? बिल्कुल, सभी पार्टनर अगर सहमत हो तो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। लेकिन हमने एक बात बोल रखा था कि माइनर को केवल प्रॉफिट में हिस्सा दे सकते हैं, अगर लॉस होता है तो फिर माइनर लॉस को शेयर नहीं करेगा। क्लियर? रिटायरमेंट, रिटायरमेंट जब चाहो तब ले सकते हो, लेकिन इसमें भी सभी पार्टनर की सहमति है, होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और एज पर एग्रीमेंट। मान के चलो पार्टनर एग्रीमेंट में लिखा है कि जब पार्टनर चाहे तब वो रिटायर कर सकता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारे पार्टनर की सहमति होनी जरूरी नहीं है, यानी एज पर एग्रीमेंट या फिर सभी पार्टनर से सहमति ले लो। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो जो एग्रीमेंट में लिखा है उसको फॉलो कर लो, आप रिटायर कर सकते हो। अब बात करते हैं डेथ, तो डेथ का तो सिंपल सी बात है, डेथ का तो कोई ये नहीं है कि डेथ तो कभी भी किसी की भी हो सकती है। तो उस केस में अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फर्म डिसॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व का मतलब होता है बंद, फर्म बंद हो सकता है, अनलेस कि जो बचा हुआ पार्टनर है वो चाहे कि हम फर्म को कंटिन्यू करें। मान के चलो ए बी सी डी 4 पार्टनर है, ए बी सी डी 4 पार्टनर है, और मान के चलो बी की डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है,
तो अगर ए सी डी ये तीनों कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर चाहे कि ए सी डी कंटिन्यू करे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगा। एक भी पार्टनर अगर बोलेगा कि नहीं फर्म को बंद कर दो तो फर्म को बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। यानी अगर कोई पार्टनर की डेथ होती है तो सबकी सहमति जरूरी है, नहीं तो फर्म क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। तो हमने आपको क्या बोला था कि एक बिजनेस में एग्रीमेंट का होना जरूरी है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है, रिटेन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। तो हमने बोला था कि सर ओरल एग्रीमेंट भी तो हम कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप डीड होना का कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप डीड का निर्माण कंपलसरी नहीं है, तो आंसर इज नो, पार्टनरशिप डीड हमारा रहना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटेन, क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखित में हो, यानी लिखित में यानी पार्टनरशिप डीड होना जरूरी। फिर वही आंसर कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो ओरल भी हो सकता है, तो यहां पे भी आंसर आएगा नो, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का लिखित होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट कंपलसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड, यानी पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब देखो नॉर्मल सी बात है कि पार्टनरशिप डीड पे सभी पार्टनर की साइन होना जरूरी है, सभी पार्टनर की साइन होना जरूरी है, बट रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। फिर भी अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, भारतीय पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1908, इसके तहत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे थे कि क्या पार्टनरशिप डीड होना जरूरी है, आंसर इज नो। पार्टनरशिप एग्रीमेंट लिखित में होना जरूरी है, आंसर इज नो। पार्टनरशिप डीड की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं है, आप ऑप्शनल है, आप चाहो तो कराओ नहीं तो मत करो, लेकिन पार्टनरशिप डीड की सभी पार्टनर की साइन होना जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर लिया। इस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सर ये कौन सा बुक से है, ये क्वेश्चन है डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। आप डॉक्टर एस के सिंह की बुक या तो ले लेना, या तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से भी आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के रूल पढ़ लिए। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, यानी ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन क्या है, पार्टनर है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, विथ नो एग्रीमेंट एज टू शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब यहां पे ये बोला जा रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो हमने क्या डिस्कस किया कि सर वहां पे इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है, चलो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। तो नो एग्रीमेंट बिटवीन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड कंट्रीब्यूटेड 1,80,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल। एक लाता है 1 लाख, दूसरा 70,000 लाता है, और दूसरा 80,000 लाता है, तीसरा 70,000 लाता है कैपिटल के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है सी एडवांस दे रखा है लोन के रूप में 50,000। सी जो है ये दिया है 50,000 रुपया लोन के रूप में। 50,000 किसके रूप में दिया है, लोन के रूप में दे रहा है। ठीक है, आपको पूछा जा रहा है बताइए स्टेट दैट हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को वो कैसे बांटेंगे। सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले आपको लिखना है कि भारतीय साझेदारी संलेख के अभाव में, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, provision of Indian Partnership Act, provision of Indian Partnership 1932 will apply। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 1932 का जो प्रोविजन है वो अप्लाई करेगा। इसके बेसिस पे अब हम लोग आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डू दे शेयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शैल बी शेयर्ड इक्वली, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सभी लोग आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। दूसरा बात, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सीज लोन। अब भाई साहब सी का जो लोन है क्लियरली बोला गया था कि लोन के केस में क्या होगा,
कि अगर पार्टनर कोई लोन या एडवांस देता है तो उस पर 6% की दर से ब्याज पे किया जाएगा। तो इसका आंसर देंगे सी का लोन पे पेड किया जाएगा पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अगर लोन कुछ कोई पार्टनर ने दे रखा है तो उस पर 6% की दर से ब्याज दिया जाए। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर टेकिंग पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बी क्लेम एज अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, इज ही इंटाइटल टू इट। बी मांग रहा है सैलरी। थर्ड पॉइंट, बी सैलरी मांग रहा है, क्या सैलरी दोगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर सैलरी लेना ही था तो पार्टनरशिप डीड में लिख लेते, सभी पार्टनर की सहमति जरूरी थी, तो बी को सैलरी नहीं मिलेगा। नो, आंसर इज नो, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द सैलरी। आई होप आपको इस तरह का जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आप क्वेश्चन कर लोगे। आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जो पक्का करके लाना है। होमवर्क आपको करके लाना है। ये होमवर्क है एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन नंबर 1 का है। ये भी आपको डॉक्टर एस के सिंह के बुक से मिल जाएगा। अगर आप टी एस ग्रेवाल के बुक को फॉलो करते हो तो वहां भी आप देख लो, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको खुद से करने हैं। डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि कहां पे दिक्कत है, वो भी मैं करा दूंगा। लेकिन ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, खुद से करके लाना है। और लास्ट में आप आंसर भी चेक कर सकते हो, 1 का ए और 1 का बी, ये दोनों आप खुद से करके लाना। ठीक है, तो चलो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो लेक्चर जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे यहां तक ये भी नहीं पता चलता कि कौन से बच्चे मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, कौन से बच्चे लेक्चर को नहीं देख रहे। एटलीस्ट अपना नाम और कहां से आप हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं ये जरूर कमेंट्स करके बताओ, जिससे मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि हमारे कौन से बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों के नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना। जो भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप वगैरह आप फॉलो करते हो वहां पे शेयर करके आप और लोगों को जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, मैं और भी अच्छे कंटेंट लाने के लिए आप लोग को हमेशा कोशिश करते रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।